हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 4 पर हैं। और इस मास्टर क्लास नंबर 4 में आज हम एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। प्रीवियस क्लास तक हम प्रपोजल को डिटेल में समझ चुके हैं कि एक पर्सन जब अपनी एसेंट को सिग्निफाइज करता है दूसरे पर्सन को, मतलब अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर रहा है कि वो किसी काम को करने के लिए उसके साथ जो है क्या, उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है या एग्रीमेंट में आना चाहता है, या फिर किसी काम को नहीं करने के लिए वो जो है किसी एग्रीमेंट में आना चाहता है, तो हम एक पर्सन के द्वारा भेजे गए ऐसी चीजों को प्रपोजल बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पार्टी। दूसरी पार्टी कौन होती है? दूसरी पार्टी होती है जिसके लिए वो प्रपोजल या फिर ऑफर बनाया गया है। तो वो पर्सन जो कि प्रपोजल को जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो हम बोलेंगे कि एक जो है प्रपोजल का, ऑफर का एक्सेप्टेंस होने के बाद वो क्या बन चुका है, अब वो जो है ऑफर प्रपोजल कंप्लीट होकर एग्रीमेंट बन चुका है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसमें हम जो है अपने एग्रीमेंट के टॉपिक को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं? एग्रीमेंट के टॉपिक को करने वाले हैं। एक्सेप्टेंस को हम करेंगे कि कितनी तरीके की आपकी एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, कितने तरीके से आप एक्सेप्टेंस करते हो। और आज का जो मेन डिस्कशन रहेगा वो सेक्शन 2B पर रहेगा और सेक्शन 2C पर रहेगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशंस को हम समझेंगे। इसके साथ साथ हम जो है सेक्शन 7 को रेड करेंगे, सेक्शन 8 को इसके साथ हम रेड विद करेंगे। तो ये जो है आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा और उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कल जो हमने डिस्कस किया था दैट इज प्रपोजल। प्रपोजल मतलब एक पर्सन के द्वारा बनाया गया ऑफर। इंग्लिश लॉ में आप इसको क्या बोलते हो? ऑफर। ऐसे ही एक्सेप्टेंस, जो ये प्रपोजल बनाया गया है, जो ये प्रपोजल बनाया गया है और जिस पर्सन के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो जो इस प्रपोजल को बनाकर किसी अदर पर्सन को ये प्रपोजल सेंड किया जा रहा है, ठीक है, अदर पर्सन को ये प्रपोजल सेंड किया जा रहा है। और ये जो अदर पर्सन है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि प्रपोजल और ऑफर जो बनाया गया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो क्या कर लिया गया है बेटा? एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्लियर? तो हम यहां पर इसको पढ़ेंगे और इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो अब आते हैं हम जो है अपने एक्सेप्टेंस के टॉपिक पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट का। कल की क्लास प्रपोजल नहीं देखी है तो आज की क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। अगर हम बात करें जो है एक्सेप्टेंस की, तो आपको यहां पर जो है सबसे पहले कहां पर आना है? सबसे पहले आपको यहां पर आना है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट पर, ठीक है। तो आप क्या करिए, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट लेकर खूब बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट लेकर बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट लेकर बैठे हुए हैं। जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 2 पर आइए, सेक्शन नंबर 2 पर आइए फटाफट से। और सेक्शन नंबर 2 में खोल लीजिए अपना क्लॉज बी, ठीक है। क्लॉज बी को खोलिए। पहले क्लॉज बी को समझेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको क्लॉज जो है क्लॉज बी के बाद में आपको क्लॉज सी भी समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपका सेक्शन 2B, अब देखो, अब ध्यान से नोट्स बनाने लग जाना। सेक्शन 2B कहता है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become promise, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, the proposal is said to be accepted, a proposal when accepted it becomes a promise, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बताया गया कि एक पर्सन जिसके लिए to whom the proposal is made, ठीक है, जिसके लिए वो प्रपोजल बनाया गया है। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट लिखना स्टार्ट करिए, एक एक करके इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कहां पर है? 2B में है, ठीक है। 2B में हमारा क्या है? एक्सेप्टेंस है। अब इसका पहला एसेंशियल क्या होगा? ठीक है, पहला एसेंशियल इसमें लिखिए कि द पर्सन टू whom the proposal is made, the proposal
मेड। पहली लाइन का मतलब समझेंगे, अगर बेयर एक्ट पे हम जाएं, अगर हम बेयर एक्ट पे जाएं तो पहली लाइन का मतलब क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। बस इतना समझ लीजिए, यहां पर एक बात बोली गई है कि वो पर्सन जिसके लिए कोई भी प्रपोजल बनाया गया है। प्रपोजल मैंने कब बताया था, कल की क्लास में बताया था, तो अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो आज नहीं समझ में आएगा, ये बात पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर कह रहा है कि जो हमने कल प्रपोजल पढ़ा था वो प्रपोजल किसी भी जो है क्या, किसी भी दूसरे पर्सन के लिए बना दिया गया है। ठीक है, पहली बात समझ में आई। इसके बाद बोल रहा है सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, और जिस पर्सन के लिए ये प्रपोजल बनाया गया है, मतलब जो हमारा ऑफरर था, जो हमारा प्रोमिसर था, उसने एक जो है ऑफर बनाया और वो ऑफर दूसरे पर्सन को भेज दिया, तो वो दूसरा पर्सन जो है, अब वो ऑफर उसके पास पहुंच चुका है, तो उसको वहां पर क्या करना है, उसको वहां पर सिग्निफाइज करनी है। क्या करनी है, सिग्निफाई करना है, और हिज एसेंट देयर टू। अब यहां पर ये दो वर्ड हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना है। देयर टू का मतलब किसके लिए यूज हो रहा है, प्रपोजल के लिए यूज हो रहा है, और सिग्निफाइज का मतलब कल मैं आपको समझा चुका हूं। सिग्निफाइज का बेसिक मीनिंग क्या है कि हम जो भी बात सोच रहे हैं उसको हम क्या करें, कम्युनिकेट करें, उसको हम क्या करें, कम्युनिकेट करें। तो प्रपोजल में मैंने सिग्निफाइज वर्ड समझाया था कि जो भी आप प्रपोजल बनाकर अपने दिमाग में बैठे हुए हो, सोच रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप उस प्रपोजल को बना रहे हो तो अदर पार्टीज को क्या करोगे, अदर पार्टीज को उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब वो कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, वो एक्सप्रेस और इंप्लाइड किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन आप कुछ चीज को दिमाग में ही सोच के बैठे हुए हो, दूसरे पार्टी तक कन्वे ही नहीं कर रहे हो, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो प्रपोजल हो चुका है। सेम प्रिंसिपल जो है एक्सेप्टेंस में अप्लाई किया गया है। एक्सेप्टेंस का सेम बेसिक प्रिंसिपल आपसे कहता है कि अगर कोई भी पर्सन के लिए प्रपोजल बना दिया गया है और वो प्रपोजल जिसके लिए बनाया गया है वो क्या करेगा, वो उस पर अपनी कम्युनिकेशंस को बताएगा कि वो उससे सहमत है या नहीं, मतलब वो उसको एक्सेप्ट करना चाह रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो चौथी कंडीशन निकल कर आएगी, देन द फोर्थ कंडीशन इज कि यहां पर फोर्थ कंडीशन क्या निकल कर आएगी, सिग्निफाइज फिफ्थ कंडीशन निकल कर आएगी। ठीक है, हिज एसेंट देयर टू, हिज एसेंट देयर टू। ठीक है, क्या निकल कर आएगा, हिज एसेंट देयर टू। अगर हम सिग्निफाइज की बात करें तो यहां पर सिग्निफाइज में आपको सबसे पहले यह समझना है कि जो भी चीज आपके पास आई है, जो भी प्रपोजल आपके पास आया है, ठीक है, तो यहां पर अब आपको उसका क्या करना है, इसका कम्युनिकेशन करके आपको क्या करना है, इसका कम्युनिकेशन करके अदर पार्टीज को जो है इंफॉर्म करना है। अब ये जो कम्युनिकेशन है वो दो तरीके से हो सकता है कि ये एक्सप्रेस हो, मतलब बताकर कर दिया जाए, ओरल कर दिया जाए, हो सकता है कि ये इंप्लाइड हो। ठीक है, एक्सप्रेस, ओरल, ठीक है, इंप्लाइड, ओरल या फिर बाय वर्ड्स। इंप्लाइड मतलब जो है बाय जेस्चर आप लिख सकते हो कि इंप्लाइडली हमने कोई चीज मान ली है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उस शू शॉप पर मैं एक दुकान पर गया और वहां पर बहुत सारे बिस्किट्स के पैकेट रखे हैं। अब वहां पर बहुत सारे बिस्किट्स के जो पैकेट रखे हैं उसमें से मुझे बोरबॉन बिस्किट पसंद आया और बोरबॉन बिस्किट का मैंने पैकेट उठाया और मैं डायरेक्टली उस पैकेट को लेकर काउंटर पर पहुंचा। ठीक है, काउंटर पर पहुंचा, मैंने बिस्किट के पैकेट के साथ में क्या किया, बिस्किट के पैकेट के साथ में दुकानदार को 100 रुपए दिए और ये कहा कि ये मुझे दे दीजिए। दुकानदार अपने बहुत सारे बिल काट रहा है, उसने फटाफट से बोरबॉन का पैकेट लिया, 100 का नोट लिया और मेरे जो है क्या कहते हैं, मेरे बिल को काट के मुझे दिया और बोला कि कुछ नहीं बोला, मेरे सामने रिटर्न पैसे रख दिए। ठीक है, 40 रुपए का पैकेट था, 60 रुपए रख दिए, मैंने वो उठाया और वहां से मैं लेकर चला गया। तो अब क्या यहां पर दुकानदार ने मेरे द्वारा बनाए गए ऑफर, जो कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट खरीदना था, मैंने उसकी शॉप से पिक करके उसके काउंटर पर ले गया, उसको एक्सेप्ट किया। तो उसने यहां पर उसकी एक्सेप्टेंस के लिए बोलना थोड़ी ना है, उसने यहां पर अपने पैसे ले लिए, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने अपनी एसेंट दे दी है। ये एक इंप्लाइड जो है क्या माना जाएगा, ये एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एक सेकंड रुकिए, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्या माना जाएगा, ये आपका जो है एक इंप्लाइड क्या माना जाएगा, जल्दी से बताइए। ये आपका जो है इंप्लाइड माना जाएगा कि इंप्लाइड जो है क्या है, इंप्लाइड वो है, इंप्लाइड आपका एक्सेप्टेंस हो चुका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। अब यहां पर कह रहा है कि अब यहां पर क्या कह रहा है, अब यहां पर यह भी आपको बताया गया है कि ये सारी कंडीशन आप समझ चुके हो कि अब ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑफर, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लो,
कि अगर कोई प्रपोजल किसी भी पर्सन के लिए बनाया गया है, किसी भी पर्सन के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो ये जो प्रपोजल है, ये जो ऑफर है, जिस पर्सन के लिए बनाया गया है, जिस पर्सन के लिए बनाया गया है, वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर मैं एक प्रपोजल किसी भी सामने वाली पार्टी के लिए बना रहा हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कार को जो है देव को बेच दूं, तो मैं यहां पर अपना जो है क्या ऑफर बना रहा हूं, अपना ऑफर बना रहा हूं और देव से मैं अपना ऑफर बना रहा हूं, मैं अपूर्व शर्मा अपना ऑफर बनाकर देव को भेज रहा हूं कि भैया मेरी कार को जो है आप खरीद सकते हो, मैं इसको 100 रुपए में बेचना चाहता हूं, मैं इसको 100 रुपए में बेचना चाहता हूं। इस तरीके से हम जो है क्या कर रहे हैं, मैंने अपना ऑफर बनाकर दिया, तो क्या यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ देव ही एक्सेप्ट करेंगे? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टेंस, कि क्या देव ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर पर्सन भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि अगर कोई भी प्रपोजल या ऑफर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया गया है, तो वही पर्सन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई भी थर्ड पार्टी। अब यहां पर यह जो ऑफर है वो भेजा जा रहा है, वो भेजा गया देव के पास में। अब देव के पास में आस पड़ोसियों को पता लग गया कि अपूर्व जो है अपनी कार को जो है क्या 100 रुपए में देव को बेच रहा है, उसने ऑफर बनाया है। तो क्या दूसरे लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या देव के बिहाफ पे कोई दूसरे लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं? ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं, ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी गई हैं। तो यहां पर बोला गया है कि थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं करेगी, जिस पर्सन के लिए ऑफर बनाया जा रहा है वही सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। मतलब देव ही यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब इस प्रपोजल को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो देव के ऑथराइज्ड एजेंट हैं, जो देव ने अपने ऑथराइज्ड एजेंट बना रखे हैं, वही ऑथराइज्ड एजेंट यहां पर जो है इसकी एक्सेप्टेंस कर पाएंगे। अब यहां पर ये जो इनके आस पड़ोसी को पता लग गया है कि अपूर्व की गाड़ी बिक रही है और देव 100 रुपए में खरीद रहा है, उसको ऑफर आया हुआ है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो एक्सेप्टेंस जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वही व्यक्ति कर सकता है। अब यहां पर आइए सेक्शन 2 क्लॉज, यहां पर आइए सेक्शन 2 क्लॉज सी पर। अब यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज सी में बस हमें नाम बताए गए हैं, और वो नाम किस किसके बताए गए हैं? एक बताया गया है जो पर्सन प्रपोजल बनाता है, एक बताया गया है जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है, और दूसरा जो ये प्रपोजल बना रहा है उसकी एक्सेप्टेंस कर रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस कर रहा है। तो बेयर एक्ट पर आइए फटाफट से। बेयर एक्ट आपसे कहता है क्लॉज 3, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। मतलब पहली बात क्या लिखी गई है? पहली बात लिखी गई है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन क्या कर रहा है, मेकिंग द प्रपोजल, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोल रहे हैं प्रोमिसर, उसको हम बोल रहे हैं द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रोमिसर। एंड सेकंड, एक्सेप्टेंस में क्या कह रहा है? बेयर एक्ट में लिखा हुआ है द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। मतलब द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड, यहां लिख देते हैं, प्रोमिसी। तो अब यहां पर अगर आपसे कोई ये बोले, अब यहां पर समझ लेना, अगर आपसे यहां पर कोई ये बोले कि एक पर्सन ने प्रपोजल बनाया है या फिर ऑफर बनाया है, एक पर्सन ने प्रपोजल बनाया है या फिर ऑफर बनाया है, तो आप उसको क्या बोलोगे? प्रोमिसर बोलोगे। तो अब जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोमिसर वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो आपके दिमाग में सट से घुस जाना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। आप डायरेक्टली ये याद रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूं कि प्रोमिसर मतलब वो पर्सन जिसने कोई भी प्रपोजल बनाकर आगे भेज दिया है। दूसरी बात यहां पर बताई गई है एक्सेप्टेंस मतलब प्रोमिसी। अगर मैं प्रोमिसी वर्ड बोलूं तो समझ लेना कि एक ऑफर बनाया गया था और जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया था उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर्सन को हम प्रोमिसी बोल रहे हैं। ठीक है, उस पर्सन को हम क्या बोल रहे हैं? हम प्रोमिसी बोल रहे हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब आते हैं
अब आते हैं हम जो है अपने इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। अब एक्सेप्टेंस में हमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ना होता है। एक्सेप्टेंस में हमको दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एक्सेप्टेंस में हम दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 9, सेकंड सेक्शन नंबर 7। दो इंपॉर्टेंट सेक्शन हम इसमें पढ़ते हैं। तो अगर हम सेक्शन नंबर 9 की बात करें, ठीक है, तो सेक्शन नंबर 9 आप देखोगे तो दो चीजों के बारे में बता रहा है कि प्रॉमिस शुड बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, कि जो प्रॉमिस किया जा रहा है। अब आपको एक इससे पहले एक चीज और समझनी है। पहले तो सेक्शन 9 को निकाल लो, पहले तो सेक्शन 9 को निकालो इसमें, ठीक है। सेक्शन 9 पर आ जाओ, फटाफट से अपने बेयर एक्ट को खोल लो। बेयर एक्ट लेकर बैठे हैं सभी, ऐसा तो नहीं है कोई बिना बेयर एक्ट के ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर से सारी चीजें निकल जाएंगी, नहीं समझ में आएगा। अब देखो सेक्शन 9 पर आओ। सेक्शन 9 से पहले अभी आपको क्या समझना है, मैंने आपको बताया था, अभी मैं सेक्शन 9 समझाऊंगा, उससे पहले मैंने आपको बताया था एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब वो एक एग्रीमेंट होगा, वो एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के साथ साथ सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा। एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट क्या होगा, वो एक प्रॉमिस होगा, वो एक प्रॉमिस होगा, ठीक है। और ये प्रॉमिस कैसे बनेगा, ये प्रॉमिस कैसे बनेगा, जब एक पर्सन प्रपोजल करेगा, जब एक पर्सन प्रपोजल करेगा मतलब ऑफर को सेंड करेगा और दूसरा पर्सन उसको जो है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंजेस एक्सेप्ट कर लेगा एज इट इज, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो हम स्टार्टिंग से इस तरीके से ही तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर आगे चलते हैं। बताओ, हम स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट को जो है इसी तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज जो कि सेक्शन 10 के एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करता हो, मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज जो है मेजर होनी चाहिए और किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है क्या कहते हैं, लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को हमारा अपोजिट नहीं बता रहा है, मतलब लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को हमारा वॉइड नहीं बता रहा है। तो ऐसे केसेस में हम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आई थी। उसके बाद हमें बताया गया था कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस कब कंप्लीट होगा, तो एक पर्सन जब ऑफर बना रहा है, दूसरा पर्सन उस ऑफर को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ले रहा है, डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ले रहा है विदाउट एनी, किसका, विदाउट एनी चेंजेस, मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन। जो जिस इंटेंशन का ऑफर बनाकर भेजा गया एज इट इज उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोल रहे हैं, इन सारी चीजों को हम प्रॉमिस बोल रहे हैं। और प्रॉमिस जैसे ही एक पर्सन ऑफर भेज के एक्सेप्ट करता है, ठीक है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। अब यहां पर आपको एक और चीज समझनी होगी कि यहां पर बोला सेक्शन 2 क्लॉज सी ने, 2 क्लॉज सी ने बोला कि एक पर्सन जो ऑफर बना रहा है, ऑफर बना रहा है, उसको आप प्रॉमिसर बोल रहे हो, प्रॉमिसर बोल रहे हो, और दूसरा पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम जो है प्रॉमिसी बोल रहे हैं। तो यहां पर सेक्शन 2C से एक और चीज निकल कर आई कि फॉर एनी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फॉर एनी offer or acceptance there should be at least two parties। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी प्रपोजल बन रहा है, क्या बनना है, कोई भी प्रॉमिस बनना है, तो उसके लिए एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफर करे और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। क्लियर, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब हमने ये सारी चीज समझ ली कि एक ऑफर होगा, उसका एक्सेप्टेंस होगा, तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस मतलब उसको हम एग्रीमेंट कहेंगे। एग्रीमेंट के साथ साथ सेक्शन 10 में लिखी सारी बातों को सेटिस्फाई करने पर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और बाइंडिंग अपॉन दी पार्टीज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉल कर जाएगा। लेकिन अब हम यहां पर एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, तो एग्रीमेंट पढ़ते समय हमने यहां पर क्या देखा कि एग्रीमेंट के लिए हमें जो है एक्सेप्टेंस के लिए हमें दो सेक्शंस को और समझना होता है, दैट इज योर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 7। ठीक है, सेक्शन 9 और सेक्शन 7। पहले इसको समझ लीजिए, सेक्शन 9 क्या कहता है। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि सेक्शन 9 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। तो सेक्शन 9 यहां पर आपसे बोल रहा है प्रॉमिस, कि जो पार्टीज प्रॉमिस कर रही हैं वो जो है आपका एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है,
और इंप्लाइड भी हो सकता है। प्रॉमिस आपका एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस प्रॉमिस मतलब मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉमिस जो किए जा रहे हैं वो बाय वर्ड्स किए जा रहे हैं, बाय वर्ड्स किए जा रहे हैं, एक्सप्रेसली अपनी इंटेंशन को जाहिर करके किए जा रहे हैं, इंटेंशन को जाहिर करके किए जा रहे हैं। सेक्शन 9 ये कह रहा है कि मान लो मैं कोई प्रपोजल बनाना चाहता हूं, ऑफर बनाना चाहता हूं और दूसरे को उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रपोजल मैंने सिर्फ अपने दिमाग में बना लिया है और मैं खुद ही सोच रहा हूं। जैसे मान लो मैं दुकान में गया और दुकान में मैंने पार्ले जी का या बोरबॉन का पैकेट देखा और मैं सोच रहा हूं मैं इसको खरीद के ले जाऊंगा, मैं इसको खरीद के ले जाऊंगा, लेकिन मैं वहां पर सुबह से शाम तक खड़ा रहा, मैंने वो पैकेट पिक नहीं किया और ले जाके काउंटर पर नहीं दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रपोजल को अपने दिमाग में रखा है और ऐसे प्रपोजल्स को ऐसे ऑफर्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो कोई भी ऑफर नहीं बने हैं, वो कोई भी ऑफर नहीं बने हैं। तो एक अगर आपको प्रॉमिस करना है तो उसकी दो कंडीशंस होंगी कि जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है, ऑफर बना रहा है, वो अपनी जो है विलिंगनेस को, अपनी इच्छा को जाहिर करेगा दूसरे पर्सन को। कैसे कम्युनिकेट करेगा दूसरे पर्सन को? बाय एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली, या तो बोलकर या फिर जो है किसकर, या फिर जो है लिखकर। ठीक है, कि बाय दी एक्ट करेगा या फिर बाय दी वर्ड्स करेगा। और जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस करनी है, जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस करनी है, उस पर्सन की भी ये ड्यूटी है कि जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो वो भी जो है क्या करेगा, अपनी एसेंट को, अपनी विलिंगनेस को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा दूसरे पर्सन को बाय इंप्लाइड और एक्सप्रेस भी। ठीक है, ये दोनों सिग्निफाइज जो वर्ड लिखे हुए हैं उनका बेसिक मीनिंग ही कम्युनिकेशन है, इसी वजह से मैं सिग्निफाइज वर्ड पर इतना जोर दे रहा था। अब सेक्शन 9 हमको क्या बोला कि अगर कोई प्रॉमिस बनाना है तो आप एक्सप्रेस या फिर जो है क्या इंप्लाइड चीज करोगे, और एक्सप्रेस में क्या करोगे, एक्सप्रेस में आप बाय वर्ड कर सकते हो। बाय वर्ड में अगर हम आए तो आपको देखने को मिलेगा दो चीजें हो सकती हैं कि आप वर्बल बोलकर भी, ठीक है, बाय ओरल या फिर बाय वर्ड्स बोलकर भी, या फिर बोलकर भी कर सकते हो, या फिर आप लिखकर भी कर सकते हो। इन वर्ड्स को रिटन में भी किया जा सकता है। यही बात तो आपको देखने को मिली थी सेक्शन नंबर 10 के सेक्शन नंबर 10 के पैरा नंबर 2 में। यही तो देखा था कि अगर कोई भी पर्सन मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो 5 कंडीशंस को फुलफिल कर दे, और अगर उसको किसी भी स्पेशल लॉ में यह लिख दिया गया है कि अगर राइटिंग में ही हमें चाहिए, रिटन में ही हमें चाहिए, तो रिटन में करने के लिए क्या करना है, रिटन में करने के लिए जो है स्पेशल लॉ की 3 कंडीशंस को फुलफिल करना है, जो पैरा 2 में लिखी है सेक्शन नंबर 10 के। तो यहां पर बोला कि अगर हम प्रपोजल बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रॉमिस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रपोजल होगा, और वो प्रपोजल एक्सप्रेस भी हो सकता है, बाय वर्ड्स भी हो सकता है। बाय वर्ड्स में 2 चीज देख ली, ओरली बोलकर या फिर लिखकर हम कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बाय वर्ड्स के बाद आप यहां पर देखोगे दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, एक्सप्रेस देख लिया हमने कि बाय वर्ड्स कर सकते हैं, एक्सप्रेस। अब यहां पर हम देखें, ठीक है, और अदरवाइज, ठीक है, और अदरवाइज में आपको यहां पर इंप्लाइड देखना है, ठीक है। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ है बेयर एक्ट में, और अदरवाइज। और अदरवाइज का लिटरल मीनिंग क्या है, और अदरवाइज का लिटरल मीनिंग है आपका जो है, ऑल अदरवाइज का लिटरल मीनिंग है कि वो इंप्लाइडली क्या कर रहा है, इंप्लाइडली प्रॉमिस बना रहा है। इंप्लाइडली प्रॉमिस कैसे बनाएगा, ठीक है, या बाय कंडक्ट, उसका कंडक्ट बता रहा है, या फिर बाय कस्टम, कोई भी कस्टम है उसको अगर फॉलो कर रहा है तो यह माना जाएगा कि वो बाय जो है जेस्चर, अपने एक्शन से पता लग रहा है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, तो यह बात आपको सेक्शन नंबर 9 में बताई गई है, सेक्शन नंबर 9 में बताई गई है। लेट्स रीड दी सेक्शन नंबर 9। क्या बोल रहा है, प्रॉमिस, एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। ठीक है, प्रॉमिस, एक्सेप्ट एंड इंप्लाइड। ठीक है, इन सो फार एज द प्रपोजल, दिख रहा है ना सभी को, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। ठीक है,
द प्रॉमिस इज सेट टू बी एक्सप्रेस्ड। पहली बात कही गई है कि अगर हम प्रपोजल की बात करें और एक्सेप्टेंस की बात करें तो प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी पर्सन वर्ड्स बोल रहा है या फिर लिख रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि उसने जो अपनी एसेंट दी है या फिर जो अपने ऑफर मतलब प्रॉमिस बनाया है वो जो है एक्सप्रेस कर दिया है वर्ड्स को बोलकर या फिर लिखकर। सेकंड, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मेड इज अदरवाइज देन इन वर्ड्स, मतलब अगर वो अपनी जो प्रपोजल बनाने की प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड्स नहीं बोल रहा ना ही लिख रहा है तो ऐसे केसेस में अदरवाइज में जाएगा तो हम मानेंगे द प्रॉमिस इज सेट टू बी इंप्लाइड। मतलब अगर उसका जेस्चर बता रहा है, ठीक है, अगर उसका जेस्चर बता रहा है तो हम ये मानेंगे कि भाई उसका जो है उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉमिस बना लिया है। जैसे सपोज यहां पर क्या करना है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं एक बिस्किट की दुकान पर गया, ठीक है, बिस्किट की दुकान पर बहुत सारे यहां पर बिस्किट लगे हुए हैं, मैं दुकान पर जाकर बोरबॉन मेरे को पसंद आया, मैंने बोरबॉन का पैकेट उठाया, उसके साथ में एक 100 रुपए का नोट लगाया और जाकर के काउंटर पे दे दिया। दुकानदार ने 40 रुपए काटे, 60 रुपए रख दिए काउंटर पे और पैकेट मेरे हाथ में थमा दिया। तो क्या दुकानदार ने मेरे दिए गए ऑफर कि मैं आपकी दुकान से बोरबॉन खरीदना चाहता हूं इसको जो है बोल करके एक्सप्रेस करके जो है क्या किया, एक्सप्रेस करके किया या फिर इंप्लाइडली एक्सेप्ट किया? बताओ फटाफट से। उसने दुकानदार ने जो बोरबॉन का पैकेट बिना किसी बातचीत किए मेरे सामने रख दिया और 40 रुपए काट के 60 रुपए वापस रख दिए, तो ये एक एक्सप्रेस होगा या फिर इंप्लाइड होगा? बताइए, ये एक्सेप्ट मतलब आपका एक्सप्रेस होगा या फिर इंप्लाइड होगा? जल्दी से बताओ। क्या दुकानदार ने मेरे से कोई बात कही? क्या दुकानदार ने मेरे से कोई बात कही? क्या दुकानदार ने मेरे सामने कुछ लिख कर रखा? नहीं। तो ये क्या होगा? ठीक है, इंप्लाइड। ठीक है, तो यही बात हमारा सेक्शन नंबर 9 करता है। कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन नंबर 7। इसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, अगले 10 मिनट में इसको भी समझा के आपका एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? इसका एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? ठीक है, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 का क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 दो बातें कह रहा है कि अगर कोई भी मतलब इन ऑर्डर टू कन्वे अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस, अगर कोई भी प्रपोजल है और पार्टीज उसको जो है प्रॉमिस में चेंज कर रही हैं, देन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। याद रखना, अनक्वालिफाइड प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, अनक्वालिफाइड प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का लिटरल मीनिंग आप क्या लोगे? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का लिटरल मीनिंग आप क्या लोगे? ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर जब भी कोई प्रपोजल भेजा जाएगा, जब भी कोई, समझना, ध्यान से समझना, अब इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई प्रपोजल भेजा जा रहा है किसी भी दूसरे पर्सन को एक्सेप्टेंस करने के लिए, ठीक है, तो ये प्रपोजल किसको भेजा जा रहा है? प्रॉमिसी को भेजा जा रहा है। प्रॉमिसी को भेजा जा रहा है मतलब अदर पार्टी को भेजा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में यह बताया गया है कि अगर कोई भी प्रपोजल भेजा गया है, ठीक है, तो ये जो प्रपोजल है इस प्रपोजल में लिखी गई सारे पॉइंट से अगर सामने वाली पार्टी जो हमारा प्रॉमिसर है, जो हमारा प्रॉमिसी है, वो एज इट इज एग्री कर रहा है,
एज इट इज एग्री कर रहा है, मतलब जो भेजा गया है, जो प्रपोजल में भेजी गई सारी चीज है उस पर ना तो कोई इफ लगाई गई है ना ही कोई बट लगाया गया है, मतलब कोई ना नुकुर नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और जिस पर्सन के लिए वो प्रपोजल बनाया गया है वो पर्सन एज इट इज उस प्रपोजल में लिखी गई सारे पॉइंटों से सहमति जता रहा है और उसको विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी हिंड्रेंस डायरेक्टली क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है, डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। तब हम बोलेंगे कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्लियर हुआ, आया समझ में? क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर एक प्रपोजल बना दिया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा और दूसरे पर्सन ने बिना किसी भी जो है क्या, बिना किसी भी किंतु परंतु किए, बिना किसी भी इफ बट किए उस प्रपोजल को एज इट इज स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी एसेंट उस पर जाहिर कर दी है, उसका कम्युनिकेशन कर दिया है, सिग्निफिकेंस दे दी है, तब हम कहेंगे कि वो जो प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस बन चुका है, तो जो प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हुआ तो वो प्रॉमिस बना, तो वो जो प्रॉमिस है वो पूरी तरीके से क्या है, वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा है आपका अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या, अब इसको रफ कर दूं, लिख लिया सभी ने, लिख लिया सभी ने, इसको रफ कर दूं फटाफट से बताओ। तो एज इट इज अगर आप इसको कर रहे हो तो आपको ये माना जाएगा, एज इट इज अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये माना जाएगा कि आपने एब्सोल्युटली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड क्या है कि जो ऑफर आया है, ठीक है, जो ऑफर आया है उसको हमने क्या किया है, एज इट इज एक्सेप्ट किया। ठीक है, एज इट इज एक्सेप्ट किया। जो ऑफर आया उस ऑफर को हमने एज इट इज एक्सेप्ट किया विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी ऑल्टरेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड में आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड में आ जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड सेक्शन 7 क्लॉज 1, सेक्शन 7 क्लॉज 1 समझ में आ गया। नाउ कम टू 7 क्लॉज 2, सेक्शन 7 क्लॉज 2। सेक्शन 7 क्लॉज 2 हमारा किस बारे में बात करता है? सेक्शन 7 क्लॉज 2 हमारा बात करता है किसके में, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। किसके बारे में, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में आपको दो तरीके की बातों को समझना है, दो मोड आपको बताए गए हैं। सबसे पहले यूजुअली, यूजुअल और यूजुअल एंड रीजनेबल मोड। यूजुअल और रीजनेबल मोड, ठीक है। दूसरा बताया गया है, बट दूसरा क्या है यहां पर कि जो ऑफर बना रहा है, जो ऑफरर है, ऑफर बना रहा है, जो प्रपोजल बना रहा है, ठीक है, जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिसर है, उसके पास एक राइट है कि वो कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकता है। इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले हम इस पार्ट को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, यहां पर आपसे बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, वो जो है हमारे नॉर्मल यूजुअल जो मैनर होता है उस तरीके से जो है एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर रीजनेबल मोड से एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, रीजनेबल मोड से एक्सेप्ट कर सकता है। इतनी बात आपको यहां पर बताई गई है। अब ये रीजनेबल मोड क्या होंगे, रीजनेबल मोड क्या होंगे और यूजुअल मोड क्या होंगे, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर आप किसी भी ऑफर को किसी सामने वाले जेन्युइन पर्सन के पास लेकर जाते हैं जो कि मेजर है और साउंड माइंड को अटेन कर चुका है, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि उसको अगर आपका प्रूडेंट मैन को आपका ऑफर सही लगता है तो वो जिस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है आपके ऑफर को, वही तरीके से दूसरे पर्सन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपके किस में आएंगे, ये आपके जो है यूजुअल और रीजनेबल मोड में आएंगे।
यूजुअल और रीजनेबल मोड में आएंगे। लेकिन अब यहां पर क्या बोला, जो है सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 2 बोलता है, ठीक है, कि अगर ऑफरर चाहे, अब यहां पर एक और चीज है, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर आपको अभी क्लॉज 1 में समझाया कि आपका जो ऑफर जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब कोई भी अननेसेसरी कंडीशंस ना तो ऑफरर लगा रहा है और जो एक्सेप्टेंस करने वाला है वो भी उस पर कोई अननेसेसरी कंडीशंस को इंपोज नहीं कर रहा है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर एक और चीज बोली गई है कि यूजुअल और रीजनेबल मैनर में अगर किसी भी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड तरीके से एक्सेप्टेंस कर ली गई है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। और दूसरी बात यहां पर है कि मान लो जो ऑफरर है वो कोई भी कंडीशन अगर इंपोज करना चाहता है, वो कोई भी कंडीशन इंपोज करना चाहता है, वो कोई भी कंडीशंस इंपोज करना चाहता है, तो ये कंडीशन कौन सी होंगी, ठीक है, और कौन सी कंडीशन ऑफरर लगा सकता है। तो यहां पर मान लीजिए प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर ने एक ऑफर बनाकर भेजा है, प्रॉमिसर ने एक प्रॉमिस बनाकर प्रपोजल बनाकर भेजा है बाय पोस्ट, ठीक है, इस प्रपोजल में भेजा है बाय पोस्ट और इस प्रपोजल में डायरेक्टली एक चीज लिख दी गई है ऑफरर के द्वारा, प्रॉमिसर के द्वारा कि ये जो आप इस मेरे प्रपोजल को, आप अगर मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे तो ये सिर्फ बाय पोस्ट ही एक्सेप्टेंस हो सकती है, कि इसकी एक्सेप्टेंस जो होगी आपके द्वारा वो भी कैसे होगी बेटा, वो इसमें लिख दिया उसने, ठीक है, थोड़ा सनकी था, उसने कहा कि यहां पर बाई पोस्ट ही आप क्या करोगे, बाई पोस्ट ही मेरे को एक्सेप्टेंस करोगे। मैंने आपको पोस्ट से ऑफर बनाकर भेजा है तो एक्सेप्टेंस भी मैं बाई पोस्ट जो है क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, बाई पोस्ट ही एक्सेप्ट करूंगा। अब यहां पर जो आपका प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी क्या करता है, प्रॉमिसी के पास जैसे ही ये ऑफर पहुंचता है, वैसे ही वो क्या कर रहा है, वैसे ही वो जो है क्या कहते हैं, ईमेल भेज रहा है, क्या इसको एक ईमेल भेज रहा है या फिर व्हाट्सएप मैसेज उसने कर दिया कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी या नहीं, ये क्वेश्चन हमारे सामने उठता है। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी या नहीं, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने उठता है। तो इंडियन लॉ में ये बोला गया है कि अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन ऑफर बनाते समय ऑफररी ने लगा दी थी और जो आपका प्रॉमिसर है उसने उसको अवॉइड करके, मतलब फुलफिल करके कोई भी क्या कहते हैं उसको फुलफिल नहीं किया और एक्सेप्टेंस कर ली है, तो ऐसे केसेस में यहां पर अब अगर इस चीज से, मान लो ईमेल से या फिर व्हाट्सएप मैसेज की एक्सेप्टेंस से हमारे प्रॉमिसर को दिक्कत है, तो अब प्रॉमिसर यहां पर क्या करेगा, प्रॉमिसर यहां पर प्रॉमिसी को ये क्या करेगा, प्रॉमिसी को दोबारा से नोटिफाई करेगा कि मेरे को जो आपने एक्सेप्टेंस भेजी है मैं उससे सहमति नहीं जता रहा हूं, मेरे को आपने जो मतलब एक्सेप्टेंस भेजी है मैं उसको सहमति नहीं बता रहा हूं, आपने ऑफर में लिखी हुई बात से कंप्लाई नहीं किया है, आपने ऑफर से लिखी हुई बात से कंप्लाई नहीं किया है, इसी वजह से मैं आपके इस एक्सेप्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, आप मुझे स्पीड पोस्ट से ही अपना एक्सेप्टेंस भेजिए, ठीक है। तो अब यहां पर अगर ये वाली बात प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी को नोटिफाई नहीं की और उसने ईमेल और व्हाट्सएप को, जो ईमेल है और व्हाट्सएप का जो है कोई भी नोटिफिकेशन इस बात का नहीं दिया प्रॉमिसी को कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इंडियन लॉ में हम इसको क्या मानेंगे, इंडियन लॉ में हम इसी ईमेल को और व्हाट्सएप को वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे। इंडियन लॉ में हम इसको वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे और प्रॉमिसर के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया
जो है एक्सेप्टेंस या फिर ईमेल पर भेजा गया एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंग्लिश लॉ कहता है कि अगर ऑफरर ने कोई कंडीशन लगा दी है और ऑफरी ने उसको फुलफिल नहीं किया है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, और यहां पर जो ऑफरर है उसको क्या कहते हैं, इसका नोटिफाई भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नोटिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस मोटा मोटा इतना समझो कि मान लो मैं अपनी कार को जो है किसको, प्रियंका को बेचना चाहता हूं, मैं अपनी कार को प्रियंका को बेचना चाहता हूं। मैंने एक जो है A4 साइज पेपर लिया, उस पर अपना ऑफर बनाया और लिखा कि मैं अपूर्व शर्मा गुड़गांव में रहता हूं, मेरे पास एक क्रेटा गाड़ी है, मैं उसको प्रियंका को बेचना चाहता हूं 100 रुपए में। यह मेरी तरफ से प्रियंका के लिए प्रपोजल बनाया जा रहा है, और अगर प्रियंका इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती हैं तो वो जो है मुझे स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू इस पूरे प्रपोजल को एक्सेप्टेंस को मेरे पास भेजेंगी। मैंने ये जो है चिट्ठी भेज दी, अब ये चिट्ठी पहुंच गई किसके पास में, प्रियंका जी के पास में। प्रियंका ने अब यहां पर क्या किया, प्रियंका ने देखा यार क्रेटा गाड़ी मिल रही है 100 रुपए की, फटाफट से प्रियंका ने उसी टाइम पर मोबाइल निकाला, व्हाट्सएप खोला और मुझे लिखा कि जो आपने मेरे को जो है अपनी क्रेटा गाड़ी 100 रुपए में बेचने के लिए प्रपोजल भेजा है, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, या फिर मुझे मेल पर टाइप कर दिया, या फिर मुझे फैक्स मार दिया, या फिर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुई या नहीं, तो इंडियन लॉ कहता है कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस हुई, लेकिन इंग्लिश लॉ कहता है कि ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई। अब यहां पर क्या हुआ, अगर मुझे इस बात से ऐतराज है कि मैंने अपने ऑफर बनाते समय लिखा था कि प्रियंका मुझे स्पीड पोस्ट करेगी, तभी मैं इस चीज को मानूंगा, तभी मैं इस चीज को मानूंगा। ठीक है, तो मुझे दोबारा से नोटिफाई करना होगा, उसको ध्यान दिलाना होगा प्रियंका को कि मैं अभी तुम्हारे उस व्हाट्सएप चैट को, ईमेल को, टेक्स्ट मैसेज को एक्सेप्टेंस नहीं मांग रहा हूं, मेरे को चिट्ठी लिखकर भेज दो, तब मैं मानूंगा कि एक्सेप्टेंस हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस बाय कंडीशन। तो इस तरीके की कंडीशंस लगा करके जो है एक्सेप्टेंस करने को कहा जा सकता है। ये आपका सेक्शन 7 क्लॉज 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर हम देख रहे थे कि आप किसी भी यूजुअल मीन से, क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि आप किसी भी यूजुअल तरीके से क्या कर सकते हैं, यूजुअल तरीके से या फिर रीजनेबल मोड से एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में चलन चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चलन चल रहा है, उस जो है प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे बेटा, एक्सेप्टेंस कर लोगे, एक्सेप्टेंस कर लोगे। क्लियर हुई इतनी बात? क्या करोगे आप, एक्सेप्टेंस कर लोगे। चाहे आप व्हाट्सएप पर एक्सेप्टेंस कर लो, ईमेल पर कर लो, या फिर आप सामने बैठे हुए पार्टीज तो जो है सामने सामने बात करके कर लें, या फिर एक प्रपोजल बनाकर भेज दिया जाए पोस्ट से, उसका रिप्लाई आ जाए पोस्ट से, इस तरीके से। तो जो भी चलन मार्केट में चल रहा है यूजुअल मैनर में, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस को कर सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? नाउ the one more main important section, that is section number 8। ठीक है, 5 मिनट का और ये टॉपिक, फिर हमारा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कम टू सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 पर आइए, किस बारे में बात कर रहा है पहले इसी को देख लीजिए। सेक्शन नंबर 8 कह रहा है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसीडरेशन। ठीक है, दो कंडीशन की बात कर रहा है कि किसी भी एक्सेप्टेंस को किन दो तरीकों से और किया जा सकता है। यहां पर क्या बोला, यहां पर बोला एक्सेप्टेड बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। एक्सेप्टेंस दो और तरीके से हो सकती है। कैसे हो सकती है कि या तो आप क्या करोगे, या तो आप जो है किस तरीके से कर सकते हो, परफॉर्मेंस कंडीशन आपने परफॉर्म कर दी है या फिर कंसीडरेशन को रिसीव कर लिया है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज अगर हमने कोई भी परफॉर्मेंस कर दी है जो कि प्रपोजल में एज अ कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम जो है क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि वो जो एक्सेप्टेंस है वो परफॉर्मिंग कंडीशन या फिर रिसीविंग कंसीडरेशन की वजह से कर ली गई है, रिसीविंग कंसीडरेशन की वजह से कर ली गई है। ठीक है,
ठीक, तो कल हम जो है अब क्या करेंगे, कल के सेक्शन में मैं आपको सेक्शन 8 को समझा दूंगा। बस आपका एक्सेप्टेंस का यही टॉपिक रहता है, एक्सेप्टेंस का आपका यही टॉपिक रहता है, सेक्शन नंबर 8 इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम जो कल की क्लास स्टार्ट करेंगे दैट इज योर कम्युनिकेशन। ठीक है, दैट इज योर कम्युनिकेशन। और सेक्शन 3 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं, तो मेजरली हम जो है 6, 7, 8 को पढ़ चुके हैं, तो हम कल 3 से लेकर 6 तक के जो है सेक्शंस को पढ़ के अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और तभी मैं आपको सेक्शन नंबर 8 को समझा भी दूंगा। क्लियर? और इसके जो डिटेल नोट्स हैं, इसके जो डिटेल नोट हैं सेक्शन नंबर 8 के जो डिटेल नोट्स हैं, मतलब आज के एक्सेप्टेंस के जो डिटेल नोट्स हैं, वो आपको कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगी, एक्सप्रेस होगी, इंप्लाइड होगी, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस होंगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है, जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो कैसी है, वो आपकी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी हमने समझ लिया कि अगर मैं अपने दिमाग में किसी भी मतलब प्रपोजल को लेकर बैठा हूं, तो वो प्रपोजल कल मैंने बताया था कि दिमाग में, सिर्फ दिमाग में रखे हुए प्रपोजल को, दिमाग में रखे हुए प्रपोजल को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो प्रपोजल बन चुका है, ऐसे ही दिमाग में रखी हुई, मैं सोच कर बैठा हूं, मतलब प्रियंका सोच कर बैठी है कि अपूर्व सर की गाड़ी 100 रुपए में मिल रही है क्रेटा, तो मैं अपूर्व की गाड़ी 100 रुपए में ले लूंगी। ठीक है, ये बस दिमाग में सोच कर बैठी हुई है, लेकिन मुझ तक अभी उसने कोई भी जो है एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंचाया। तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? नहीं होगी। सिग्निफाइज का मतलब है कि आप अपनी इच्छा को, जो भी आपकी विलिंगनेस है, उसको सामने वाले को जाहिर करो। या तो आप किस टाइम पर जाहिर करोगे, या तो आप जाहिर करोगे ऑफर बनाते समय या एक्सेप्टेंस करते समय। ठीक है, तो इसके भी नोट्स आपके प्रोवाइड कर दिए हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ जर्नल नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। इसके बाद मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होंगे, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय एक्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ठीक है, ये ठीक है। मूविंग अहेड, ये पूरे नोट्स आपको कहां मिल जाएंगे, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो मोटा मोटी आज हमने एक्सेप्टेंस के टॉपिक को क्या किया है, एक्सेप्टेंस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 8 रहता है, एक छोटा सा सेक्शन है, कल सुबह स्टार्टिंग में ही 5 मिनट में समझा देंगे। देन वी विल गो फॉर दी कम्युनिकेशंस। ठीक है, कम्युनिकेशंस को करेंगे तो सेक्शन 3 से लेकर 9 तक आते हैं, तो 3 हम पढ़ चुके हैं, 7, 8, 9, तो 3 से लेकर 6 हम इसमें जो है कल की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, कल की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। और जब कल की ही क्लास में आपको एक्सेप्टेंस के आपके जो है कल की ही क्लास में नोट्स मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? कल की क्लास में आपको केस लॉज भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ आप भी करके जाएं। अगर क्लास में पढ़ के जा रहे हैं तो आप इसको लाइक करके जाएं, जिससे कि कल की जो क्लास हो उसमें आपकी अटेंडेंस बिल्कुल बरकरार रहे। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए शेयर करके। और कल करते हैं हम अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।